श्रेणी है उसका निर्माण करेंगे और फिर इसी सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम आगे इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है और डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ किस तरह से अभिक्रिया करती हैं। कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है या अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम तांबे को, यदि हम तांबा यानी कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो देखिए वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। और वायु में जब आप गर्म करोगे तो ऑक्सीजन के साथ तांबा रिएक्ट होगा और क्या बनाएगा? कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लग जाएगा और ये भी 2 लग जाएगा। यानी जब कोई भी धातु यानी कॉपर जो है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया किसका? कॉपर का। जब इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वायु के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। अब देखिए इनका जो नाम आते हैं एक बार इनको आप सीधा याद रख ले, बाकी एक स्पेशल लेक्चर में मैं आपको सभी जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम लिखना सिखा दूंगा। अब इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनाती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है, Al2O3 बनता है। जब आप बैलेंस करोगे इसको तो यहाँ पर 3 3 2 6 और यहाँ पर 2 लग जाए, 2 3 6 ऑक्सीजन पहले बैलेंस होगी और 2 दूनी 4। ओके, तो इस तरह से एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ओके, तो ये रिएक्शन मैंने नोट्स में आपके लिए लिख दी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। और जो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप मेरी जो एक ऐप मैंने बनाई है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर PDF डाउनलोड नहीं करना चाहते, आप सीधा स्क्रीन पर रीड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे ब्लॉग पर जा करके इसको आप रीड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि सभी धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। कुछ स्लो अभिक्रिया करती है, कुछ फटाफट अभिक्रिया कर लेती है, कुछ अभिक्रियाएं करती ही नहीं है। अगर मैं आपको उदाहरण देकर के समझाऊं तो पोटासियम और सोडियम, क्या? पोटासियम और सोडियम ऐसी धातुएं हैं जिनको अगर आप खुले में रख दोगे तो भी ये आग पकड़ सकती है। ओके, तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि सोडियम और पोटासियम इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील है ऑक्सीजन के साथ कि अगर आप इसको खुला ओपन रख देते हो तो इवन ये आग पकड़ सकती है। इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए और आकस्मिक आग से रोकने के लिए हम सोडियम और पोटासियम जैसी धातुओं को केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखते हैं, केरोसिन के तेल में डुबो करके रखते हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सोडियम और पोटासियम जैसी धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो हम ये कहेंगे कि पोटासियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर जल्दी आग पकड़ लेती है। अतः इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और आकस्मिक आग को रोकने के लिए हम आकस्मिक आग से बचने के लिए हम इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की, लेड की, तो ये ऐसी धातुएं हैं
कि जब इनको हवा में रखते तो ऑक्सीजन की एक परत जो है इसके ऊपर जम जाती है। क्या होता है कि जब इनको हम हवा में खुला रखते हैं तो इनकी ऊपरी सतह पर एक ऑक्साइड की परत जो है वो जम जाती है। लेकिन अब ये परत क्या करती है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देती, यानी इसका आगे ऑक्सीकरण नहीं होने देती। ठीक है, सिर्फ एक परत ऊपर आ जाएगी और वो आगे इसका ऑक्सीकरण नहीं होने देगी इसका। ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आयरन की, आयरन का दहन होता ही नहीं है। दहन भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण होता है, किसी भी चीज का जलना भी एक किस्म का ऑक्सीकरण होता है। तो हम ये कहते हैं कि आयरन का कभी दहन नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हम बर्नर की ज्वाला पर अगर आयरन की फिलिंग्स यानी लोह का चूर्ण डालते हैं तो यानी वो जल उठता है। यानी लोहा अगर बिल्कुल बारीक चूर्ण अगर उसका है तो वो जल सकता है बर्नर पर। ओके, अदरवाइज लोहा जो है वो उसका दहन नहीं होगा। जबकि कॉपर का भी दहन नहीं होता। लेकिन जब कॉपर को गर्म किया जाता है तो इसके ऊपर एक, जैसे मैंने अभी बताया कि एक ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की परत जो है इसके ऊपर चढ़ जाएगी। जबकि अगर हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, किसकी बात करें, गोल्ड यानी और सिल्वर की, सोना और चांदी की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है। ओके, तो यहां से हमने देखा कि सभी धातुएं जो समान दर से वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। देखिए यहाँ पर कुछ तो ऐसी है जो रखते ही आग पकड़ लेती है, जबकि कुछ एक का ऑक्सीकरण तो होता है लेकिन उसकी सतह पर होता है, गर्म वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ पर कुछ ऐसी है जो गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और कुछ चाहे उनको गर्म भी कर लो तो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है और ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। ओके, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि धातुओं की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है या किसी भी धातु की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो उस धातु का ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। अब जो धातु की ऑक्साइड है इनकी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल आता है। ठीक है, अब देखिए कि हम धातु ऑक्साइड के एक इम्पोर्टेंट गुण जो है उसकी अम्लीयता या अक्षार्यता की हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैंने आपको एक पिछले चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताई थी कि जिसमें क्या होता है कि एक अम्ल और अक्षारक मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। तो देखिए कि अगर कोई भी केमिकल है, कोई भी रासायनिक पदार्थ या कोई भी कंपाउंड जो है वो अगर अक्षारक के साथ मिलकर के लवण व जल बनाता है तो मैं ये कहूंगा कि ये वाला पदार्थ क्या है, अम्ल है। और अगर ये वाला पदार्थ जो है वो अम्ल के साथ मिलकर के क्या बनाए, लवण प्लस जल बनाए, तो मैं इस पदार्थ को क्या कहूंगा, अक्षारक कहूंगा। ओके, तो एक बार सिंपल सी बात है समझने वाली कि अम्ल प्लस अक्षारक क्या बनता है, लवण और जल बनाता है। तो यदि कोई पदार्थ अक्षारक के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाता है तो हम ये कहेंगे कि ये वाला पदार्थ क्या है, अम्लीय है। और अगर अम्ल के साथ मिलकर के फिर लवण और जल देता है तो इसका मतलब ये पदार्थ जो है उसकी प्रकृति कैसी है, अक्षारकीय है। ओके, और अगर मान लीजिए कोई पदार्थ जो है ऐसा है जो अक्षारक के साथ मिलकर के भी लवण और जल बना ले और अम्ल के साथ मिलकर के भी लवण और जल बना ले, इसका मतलब उसकी प्रकृति अम्लीय के साथ साथ है अक्षारकीय भी है। यानी वो पदार्थ जो है उसमें दोनों प्रॉपर्टी है, अम्ल की भी है और अक्षार के भी गुण हैं। तो ऐसा पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है, उभयधर्मी कहलाता है।
क्या कहलाता है? उभयधर्मी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इनको याद रखना आप लोगों ने। ठीक, तो अभी तक मैंने आपको बताया कि पदार्थ की जो अम्लीयता अक्षार्यता के आधार पर नेचर जो पदार्थ अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है, और जिसमें दोनों गुण हो वो उभयधर्मी भी हो सकता है। ठीक, अब एक ऐसा पदार्थ भी हो सकता है जो न तो अक्षारक के साथ मिलकर के लवण और जल बनाता है, न ही अम्ल के साथ मिलकर के लवण और जल बनाता है, यानी उसके अंदर न तो अम्ल वाली प्रॉपर्टी है न ही अक्षारक वाली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स गुण। ठीक है, कि न तो उसमें अम्लों वाले गुण है, नहीं अक्षारकों वाले हैं। तो ऐसा जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। ठीक, तो ये तो मैंने आपको एक जनरल सा डिस्कशन बताया था, जो आपको पूरी केमिस्ट्री जब तक आप पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान जब तक पढ़ रहे हैं, इनको याद रखना आप लोगों ने, कई जगह पर काम देगी ये चीज। ओके, अब देखिए कि जो आपके 10वीं कक्षा में जो काम आने वाली बात है, उसी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ एक मैं बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ। अब देखिए कि इन धातुओं के ऑक्साइडों की जो प्रकृति होगी वो अक्षारकीय प्रकृति होगी, जबकि देखिए कि हम यहाँ से एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह जो है, यहाँ से अगर हम कुछ एक लें, इधर से बेरिलियम लें, ठीक, तो अगर इनकी हम इनके ऑक्साइडों की, इन धातुओं के ऑक्साइडों की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इनमें अक्षारीयता और अम्लीयता, इनके ऑक्साइड जो है दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, दोनों गुण शो करते हैं। इसका मतलब इनके जो ऑक्साइड है वो क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। जबकि अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातुओं के जो ऑक्साइड हम आगे पढ़ेंगे वो सिर्फ अम्लीय ऑक्साइड ही होते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये बात नोट करनी है कि जैसे कुछ एक धातुएं जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, कुछ एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। ठीक, जबकि अधातुएं जो है मोस्टली अम्लीय ऑक्साइड ही बनाएगी। ओके, देखिए इसी आधार पर हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं। तो जैसे मैंने पहले रिपीट किया था वही बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से विक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। ओके, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जैसे यहाँ देखिए HCl एक अम्ल है। ठीक, HCl क्या होता है? अम्ल होता है, उसके साथ मिलकर के लवण तथा जल H2O जल है। ओके, ये दे रहा है। और यही देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, उसके साथ रिएक्ट करके फिर लवण तथा जल दे रहा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखिए यहाँ पर अम्ल के साथ लवण और जल देगा और यहाँ अक्षारक के साथ लवण और जल देगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी है, क्योंकि ये अम्ल और अक्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है। ओके, अब आगे देखिए कि अधिकतर जो धातुओं के ऑक्साइड है वो जल में घुलते नहीं है, अघुलनशील है वो। लेकिन सोडियम और पोटासियम के ऑक्साइड जो है वो जल में घुल जाते हैं और घुलने के बाद आपको क्या देते हैं? अक्षारक या अक्षार जो है वो प्रदान करते हैं। जैसे सोडियम का ऑक्साइड है, पानी में घुल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अक्षार देगा, और पोटासियम का ऑक्साइड भी पानी के साथ घुल करके एक अक्षार देगा। तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन जो है वो निकल सकता है। इन बातों को आपने माइंड में रखना है। अब इस लेक्चर के लास्ट में एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है एनोडाइजिंग या एनोडीकरण क्या होता है। कि एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की जो प्रक्रिया है वो एनोडीकरण है। अब ये तो हमें पता ही है कि वायु के संपर्क में जब भी एल्यूमिनियम आएगा ना, तो इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की पतली परत इसके ऊपर निर्मित हो जाएगी, यानी एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत का उसके ऊपर निर्माण होता है। और ये पतली परत उसको क्या करती है? आगे फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है या उसका संक्षारण होने से बचा लेती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो पतली परत बनती है उसको क्यों ना थोड़ा सा और मोटा बना दिया जाए, ताकि ये एल्यूमिनियम जो है संक्षारित ही ना हो। ठीक है, तो
एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बनाने के लिए जो हम प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं उसको हम एनोडीकरण कहते हैं, ताकि इसको संक्षारण से अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब देखिए कि मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ कि किस तरह से हम एल्यूमिनियम का एनोडीकरण करते हैं। तो देखिए कि जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु हमारे पास एल्यूमिनियम की जिसका हमें एनोडीकरण करना है, और इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डुबोते हैं इस तरह से किसी प्लास्टिक के बर्तन में या कंच के बर्तन में। और दूसरी एक और रोड लेते हैं हम, ये शुद्ध ले सकते हैं, और नेट पे मैंने देखा कि ये हम लेड की भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा जो है इन दोनों के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। वो कुछ इस तरह से करते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव इस वस्तु के साथ जुड़ा हो, नेगेटिव दूसरे के साथ जुड़ा हो। तो बैटरी का जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर इस केस में एनोड कहलाता है, और दूसरा जो सिरा है वो कैथोड कहलाता है। ठीक, तो ये एनोड और कैथोड का कंसेप्ट जो है वो अगर हम बैटरी या सेल की डिस्कशन करते हैं उस टाइम ये चेंज हो जाता है, पॉजिटिव हमेशा एनोड नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपने ये वाला केस ध्यान रखना है, यहाँ पर पॉजिटिव एनोड है। तो जैसे यहाँ पर विद्युत धारा गुजरती है ना, तो यहाँ इस वस्तु के ऊपर क्या है, एल्यूमिनियम की एक मोटी परत जो है वो जम जाएगी। ओके, और ये संक्षारण से बचाई जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि धातुएं जो है वो जल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करती हैं, और उससे संबंधित जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे इस टॉपिक पे निकलेंगे वो हम करेंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।